नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। देखना वीडियो और देखने के बाद आप लोग कमेंट्स करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नहीं भी देखना है तो आप लोग कोई भी बात नहीं है कि आपको वीडियो देखना ही देखना है। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। जो ये क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, पहले मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपके पास लिखे हुए क्वेश्चन रहें। और जो आसपास की इनके साथ क्वेश्चनों की चीज़ें होती हैं, मैं उनको भी डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इसको कंप्लीट वीडियो देखना और देखने के बाद आप लोग इसमें लिखना कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद आप लोग शेयर इसको कर देना, करना चाहो तो आप लोग, है ना, जो आपको लगता है कि करनी चाहिए तो आप लोग इसको कर देना। करते हैं शुरुआत पहले सवाल से। लिखा हुआ क्या है पहला सवाल आप लोग पहले इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इससे पहले, क्योंकि क्वेश्चनों में ही हम लाइन लगा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका पूरा कंप्लीट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। बल क्या होता है, ये सवाल लिखा हुआ है हमारे पास। बल वह बाह्य कारक है। ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पूछा है फोर्स क्या है, बल क्या है। फोर्स की मैं बात करूँ या फिर मैं बल की बात करूँ? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या लाने के लिए होता है? परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है? वह बल कहलाता है। और बल की मैं बात करूं तो बल को हम परिभाषित करने के तौर पर या गणितीय रूप में लिखने के तौर पर कैसे लिख सकते हैं? F बराबर ma होता है। और यहाँ से पूछ लेता है इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको देखने हैं तो आप लोग इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो फिजिक्स की बनी हुई है वीडियो, उनमें प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मात्रकों को समझाया है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो बल बाह्य कारक है, जिसको हम गणितीय रूप में लिखने के तौर पर बात करें तो F बराबर ma होता है और इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि मैं बात करूं और क्या मात्रक होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? कार्य किस प्रकार की राशि है? पहले तो मैं बात कर लूँ कार्य है क्या और कार्य किस प्रकार की राशि है। क्या होता है कार्य सीधे तौर पर हम बात करें, वर्क क्या होता है? वर्क वह होता है जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, या किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और उस बल के कारण ही वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं हमारे पास वस्तु है, मेटल है, जिस पर हम फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो भी परिवर्तन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं वर्क। और ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, वर्क की कंडीशन, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु की स्थिति में जितना परिवर्तन होता है तो उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? उसके गुणनफल को तो बोलते हैं हम, जैसे ये वस्तु यहाँ पर आ गई बल लगाने के बाद, इस वस्तु पर बल लगाया और वस्तु कहाँ से अपनी स्थिति को परिवर्तित करके कहाँ पर पहुँच चुकी है, ये इतनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्क बराबर फोर्स जितना लगाया और जितनी हमारी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी विस्थापन जितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? वर्क हम कहते हैं। अब यहाँ बात आती है, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो ये प्रॉपर होगा कि वह उस वस्तु में परिवर्तन लाए या फिर नहीं। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह जिस वस्तु पर हम बल लगाते हैं उसके द्वारा उसमें परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो हम यहाँ बात कैसे करते हैं? हमारे पास कार्य क्या है? बल गुणा
बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, हमारा कार्य कहलाता है। तो और बात हमारी आती है यहाँ पर, ये राशि किस प्रकार की है। तो राशि को समझने के लिए आप पहले समझो कैसे। यदि हम वस्तु की स्थिति में एक ही दिशा में हम बल लगाते हैं और उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है वस्तु की दिशा में ही, जिस ओर हम बल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उसी दिशा में परिवर्तन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है ये बल हमारा किस डायरेक्शन में है, अलग डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग डायरेक्शन में, तो उसको हमारी दूसरी कंडीशन आती है। यानी एक कंडीशन तो वो होती है जिस पर हम, जैसे ये बॉडी है हमारे पास और ये कंप्लीट एक बॉडी मान सकते हैं इनको, और इन पर फोर्स लगाना हमने शुरू किया तो आगे की ओर जब चले गए तो ये क्या हो गई, वस्तु की जिधर हमने बल लगाया उसी स्थिति में परिवर्तन। और अब कैसी कंडीशन आएगी, दूसरी स्थिति में बल हम लगा रहे हैं सामने की ओर, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दूसरी ओर हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लें कि हमारे पास ये कंडीशन क्या है, कोई भी हमारे पास ये चकती हम इसको मान सकते हैं और इससे बंधी हुई चकती है और इसको हम बल लगाना इस ओर शुरू करते हैं। बल की डायरेक्शन कहाँ है, विपरीत दिशा की ओर है, और विस्थापन कहाँ पर होगा, आगे की ओर होगा विस्थापन। तो कंडीशन क्या आई दूसरी हमारी, बल के और विस्थापन की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती हैं, तो वहाँ पर कार्य होगा तब भी, पर विपरीत दिशा होंगी विस्थापन की और बल की। और तीसरी कंडीशन आती है कि हम जब बल लगाते हैं तो उस बॉडी में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर कार्य कैसा माना जाता है, शून्य कार्य माना जाता है। तो उस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे इस बोर्ड की मैं बात करूं तो बोर्ड पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आए इस स्थिति में, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो थर्ड कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन होती है। और ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी कार्य में दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये। और दूसरे मैं बात यहाँ पर करूँ, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, कंप्लीट वहाँ देखना है आपको। 3, पहली कंडीशन धनात्मक कार्य होता है, और दूसरी कंडीशन होती है ऋणात्मक कार्य होता है, और तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, शून्य कार्य होता है। 3 प्रकार के हमारे कार्य होते हैं। ये कंप्लीट मैंने वहाँ पर भी समझाया है, जब एक नई सीरीज में लेकर आऊँगा वापस से फिजिक्स की दोबारा से, तब भी आपको बताऊँगा, पर आप लोग उससे पहले उसको भी आप लोग देखना जो पिछले हमारी क्वेश्चन हुए हैं, जो कंप्लीट मैंने थ्योरी वहाँ पर आपको पढ़ाई है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अदिश राशि है। अगले सवाल की बात करते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। यहाँ बोला है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या कहलाती है, तो नॉर्मल सा आंसर है, सभी को पता होगा, एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा। अब मैं इसको यहाँ पर साफ करता हूँ और वापस समझाता हूँ। यहाँ हमारा सवाल किससे है, हमारा सवाल है जो हमारे पास ये क्षमता है या फिर एनर्जी है, एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी की मैं बात करूँ तो एनर्जी है किसी भी वस्तु में कार्य करने की जितनी भी क्षमता होती है, जितनी भी क्षमता क्या है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है हमारी, एनर्जी की मैं बात करूं तो कितने प्रकार की एनर्जी, कितने प्रकार की होती है एनर्जी हमारी, होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर मैं बात करूँ ये कौन कौन सी ऊर्जा हैं, तो स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूँ तो अपनी किसी भी बॉडी में स्थिति के कारण, यानी स्थिर अवस्था के कारण एनर्जी जो स्टोर होती है, स्थिर अवस्था के कारण, स्थिर अवस्था के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जो किसी बॉडी में गति के कारण उत्पन्न होती है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसकी बात करूं मैं क्या होती है ये, इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहाँ होता है हमारा mgh, mgh, और यहाँ पर इसकी मैं बात करूं ये होती है गतिज ऊर्जा 12 mv²। जितना वेग होगा, जिस वेग से कोई भी बॉडी चल रही है, उस
वस्तु का द्रव्यमान होगा उसके द्वारा एनर्जी क्या होगी, हमारी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अगली की मैं बात करूं, यहाँ पर ये क्या है, एक तो यह द्रव्यमान है, मास है, और दूसरा जी क्या है हमारे पास, ये ग्रेविटी है, और इसका मान कितना होता है आपको पता होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एच की मैं बात करूं, ये होती है हाइट, यदि कोई वस्तु कितनी हाइट पर रखी हुई है उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होती है तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यदि वस्तु द्रव स्थिति कहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर रखी है, सतह पर रखी हुई है, तो वहाँ वह वस्तु स्थितिज ऊर्जा ही किस में होती है, वेट में होती है। इसको बोलते हैं वेट, एम ओनली जी। और यह ऊंचाई पर चलना शुरू कर देती है और रखी हुई वस्तु है स्थिति के कारण है स्थिर अवस्था में रखी हुई है, और एच ऊंचाई पर रखी हुई है, तो वह क्या बन जाती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। ये आप लोग भी याद रख लेना। दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं हमारी, उसकी हम समझ गए होंगे आप लोग। अगले सवाल की हम बात करें, किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है। यहाँ पूछा है दर, रेट पूछी है, यहाँ किसी वस्तु के कार्य करने में कितना समय लगता है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, तो उसके बारे में हम बात करें, दर क्या कहलाती है, तो उसको हम बोलते हैं पावर या फिर शक्ति। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति या फिर पावर, पावर या फिर शक्ति बोलते हैं इसको हम। अब यहाँ बात आती है शक्ति का मात्रक क्या होता है, और साथ के साथ ऊर्जा का मात्रक भी आपको नहीं पता तो पता कर लेना, जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। क्या होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है, कार्य का भी और ऊर्जा का भी। ये वर्क का भी मात्रक क्या होता है, जूल, और एनर्जी का मात्रक भी क्या होता है, जूल। अब हम बात करते हैं पावर। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट। या फिर परिभाषा के तौर पर यदि मैं बात करूं, फॉर्मूला बनाऊं मैं यहाँ, किसी वस्तु के कार्य करने की दर, यानी कार्य वर्क और जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हम बोलते हैं। तो यहाँ एक मात्रक तो इसका क्या होता है, वाट होता है, और दूसरे की मैं बात करूँ तो वर्क का मात्रक जूल, और यहाँ टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी होता है ये मात्रक इसका, ये वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। एग्जाम में क्या सवाल बनता है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ध्यान से आप लोग समझना। एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है, एग्जाम में सवाल पूछता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना ये कैसे हम निकालते हैं। तो वाट बराबर, 1 वाट बराबर कितना होता है, यही दोनों बराबर हैं जूल प्रति सेकंड। और यहाँ क्या है, 1 जूल को इधर ले जाएंगे हम, 1 जूल, ये वाला जूल यहाँ रखेंगे और सेकंड को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाट, डब्लू से लिख लेते हैं इसको, और टाइम को सेकंड, ये इधर चला जाएगा। तो वाट सेकंड, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड। और यहाँ हमसे पूछा है उसने 1 किलोवाट घंटा, तो अब यहाँ क्या बनाओगे आप लोग, पहले तो किलोवाट लिखोगे और सेकंड को घंटे में परिवर्तित करना है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पर घंटे में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं किससे, 60 इंटू 60, क्योंकि जब सेकंड को घंटे में हम परिवर्तित करेंगे तो पहले तो मिनट में परिवर्तित करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा घंटे में 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। अब ये 1 जूल बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 जूल। ये कितनी आ गई कंडीशन, तो यहाँ आ जाएगा 1 किलो। जब हमने लगाया है तो हमें इधर भी किलो लगाना होगा, और किलो के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे। तो यहाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 00, और ये 1000 जूल। यह तो ऐसे निकाल के आप लोग लिख सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट लिखा होता है ये 3.6 और कितने 0, 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट यहाँ पर लाए हैं तो 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट घंटा।
तो कितना होता है 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल होता है। ये भी आप लोग याद रखना। ये बढ़िया सवाल हैं, अच्छे से पूरा कंप्लीट ऐसे ही समझा दूंगा क्वेश्चनों के साथ ही, थ्योरी भी रिवाइज करा दूंगा, उसके भी आप लोग देखना एक बार। नेक्स्ट सवाल पर हम बात करते हैं, अगले सवाल पर। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का सर्वप्रथम व्यवहारिक प्रयोग किस प्रक्रम में किया गया था? यानी आइंस्टीन की जो समीकरण थी E = mc², उसका प्रयोग किस में किया गया था? सबसे पहले प्रयोग उसका किया गया था परमाणु बम बनाने में। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ है एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। तो किस में प्रयोग किया गया था इसका? परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, बल और औसत वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और औसत वेग का गुणनफल कहलाता है हमारा पावर या फिर शक्ति कहलाता है। इसको भी आप लोग याद रख लेना। शक्ति के संबंध में क्या क्या सवाल बनते हैं, सारे के सारे सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। मात्रक क्या है इसका, 1 किलोवाट घंटा क्या है, कितने जूल होते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये नॉर्मल हमारे पास ये है फॉर्मूला टाइप का, जिससे हम कह सकते हैं। अपने आप ही फॉर्मूला नहीं है, ये आया हुआ है, कहाँ से बना है आपके सामने अभी मैंने इसको इससे समझाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल और औसत वेग का गुणनफल शक्ति या फिर पावर कहलाता है। अगले सवाल की मैं बात करूं, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यहाँ क्या कहा है, ध्यान से सवाल पढ़ना। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है उसको कहते क्या हैं? ये सवाल यहाँ पर पूछा है, तो इसको यहाँ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। ये पॉइंट आप नोट करते हुए चलना आप लोग, तभी इसको कर पाओगे, नहीं कर नहीं पाओगे। तो ये पूछा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। कितना बल लग रहा है और किस पर लग रहा है? एकांक क्षेत्रफल पर, उसको पूछा है। तो क्या बोलते हैं उसको? हम दाब कहते हैं, यहाँ से दाब कहते हैं। और मैं बात करूँ इसका मात्रक क्या होता है दाब का, तो दाब का मात्रक निकालना हो तो आपको यहाँ से निकाल सकते हो। बल का मात्रक अभी मैंने यहाँ पर निकाल के आपको बताया था, सीधे तौर पर या तो न्यूटन ही आप लोग रख लो यहाँ, और क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रख लेना। अगले सवाल की हम बात करें, दाब और क्षेत्रफल के मध्य कैसा संबंध है? यहाँ पर पूछा है ये दाब है और ये क्षेत्रफल है, इनके मध्य संबंध कैसा है? तो इनके मध्य संबंध का मतलब यहाँ ध्यान से समझना, इसको समझाता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, ध्यान दो इधर। दाब है हमारे पास और ये क्या है? बल है और बटे क्षेत्रफल है। अब उसने बात की है क्षेत्रफल में और दाब में क्या रिलेशन है। बल को कांस्टेंट कर दिया है, तो बल को हम जहाँ लेंगे पूरा बराबर ही लेते चलेंगे। अब मुझको ये बताओ, यदि ये वाली कंडीशन क्षेत्रफल का मान बढ़ जाता है तो दाब का मान कैसा होगा? ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास बल तो हमने फिक्स कर लिया है और ये क्षेत्रफल का मान हमने कितना रखा? 10 मीटर स्क्वायर रखा। अब 10 मीटर स्क्वायर को यदि हम बढ़ाकर कितना कर दें? 100 मीटर स्क्वायर कर दें, तो दाब में क्या अंतर आएगा? तो आप बोलोगे जब ये वाली भाग जिससे हम दे रहे हैं वो वाली संख्या बढ़ जाती है तो दाब क्या होगा? कम होगा। अब ध्यान से समझना, जब हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ने पर कंडीशन कैसी हो जाएगी? दाब कम हो जाता है। और क्षेत्रफल कम हो जाए, ये मान पहले 100 था अब 10 हो गया है, तो अब क्या होगा? ये दाब का मान कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा क्षेत्रफल घटने पर। क्षेत्रफल घटने पर ये वाली कंडीशन घटने की आप लोग बना लेना। अब यहाँ बात आती है, यदि क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब घट जाता है और क्षेत्रफल घटता है तो दाब बढ़ जाता है। तो कैसा रिलेशन हुआ? तो इनके मध्य कैसा रिलेशन हुआ? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ? व्युत्क्रमानुपाती, यानी दाब बराबर ये 1/, कैसा होता है? क्षेत्रफल। ये रिलेशन हुआ। और यहाँ पर बल को हम ले सकते हैं क्योंकि बल कांस्टेंट राशि हमने यहाँ मान ली है। तो इनके मध्य कैसा रिलेशन है?
यही पूछा है उसने, कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का, और फॉर्मूले में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं, वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसने की। आज सीधे तौर पर यहाँ पूछता है, एग्जाम में फैक्ट ही आता है, वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी, वहाँ आंसर होगा वॉन ग्यूरिक ने। किसने की थी, वॉन ग्यूरिक, नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वॉन ग्यूरिक, वॉन ग्यूरिक ने की थी सबसे पहले गणना किसकी, वायुमंडलीय दाब की। और एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, 1013 मिलीबार होता है, 1013 मिलीबार। और यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझना, अभी मैंने दाब के लिए बताया था आपको, यही क्या है, हमारे ये सारे होते दाब ही हैं। वायुमंडलीय दाब आ जाए तो वह भी दाब है, और दूसरा दाब आ जाए तो भी वह दाब ही है। वहाँ एक नाम आता है, दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा मात्रक क्या आता है, यहाँ पर उसको समझना, यहाँ लिखता हूँ मैं, दूसरा मात्रक आता है पास्कल, पास्कल आता है। और वायुमंडलीय दाब का और मात्रक क्या होता है, यहाँ पर उसको समझना, क्या होता है, बार, बार, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बार या फिर पास्कल। और यदि मैं बात करूं, आप कमेंट बॉक्स में, चलो मैं ही बता देता हूं, एक बार में कितने पास्कल होते हैं, एक बार बराबर, यहाँ लिखते हैं हम, एक बार कितने पास्कल होते हैं, 10⁵ पास्कल होते हैं, ये भी आप लोग याद रख लेना। कितने होते हैं, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान यहाँ पर रख लेना। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरीके से हम सवालों की पढ़ें या फिर कोई और तरीका अपनाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और इसका आप लोग कंप्लीट समझ गए होंगे, ये मैंने कैसे समझाने की आपको कोशिश की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, और लाइक तो आपको करना है, फ्री में वीडियो नहीं देखना है, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको भी करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप लोग।